Assalamualaikum and welcome back to the channel. You're watching Political Beard Trades and I'm the Bearded Trader. I hope you all are doing good and you had a productive trading session today. So I would like to start this video with a quote by Oscar Wilde. He said, "A speculator is a man who knows the price of everything and the value of nothing. The speculator's concern is not to assess the value of a particular stock, but rather to divine the future movement of the market." हम आगे जाके इस कोड की जो अहमियत है उसका आपको अंदाज़ा होगा जब हम वीडियो में थोड़ा-सा आगे जाएँगे और बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और मेन मकसद इस वीडियो को बनाने का यही था कि मैं इस कोड को आप सबको एक्सप्लेन कर सकूँ और कैसे ये कोड जो है हमारी जो करंट सिचुएशन है इंडेक्स की उसके ऊपर ये एग्ज़ैक्टली जाके फिट बैठता है। तो आगाज़ करते हैं इस वीडियो का और जैसे कि आपने नोटिस किया होगा पिछले कई महीनों से, हफ्तों से और दिनों से हमारा इंडेक्स जो है वो रोज़ एक ऑल टाइम हाई बनाकर दे रहा है एंड द सेम थिंग कैन बी ऑब्जर्व इन द इंटरनेशनल मार्केट एज़ वेल। एग्ज़ैक्टली मुझे अभी वैल्यूज़ का पता नहीं लेकिन वहाँ भी एस-एन-पी आप देख लें या नैस्डैक देख लें वो भी जो है वो ऑल टाइम हाई पर ही अपने चल रहे थे। अब पिछले कुछ दिनों में अगर के नीचे आ गए हैं तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बट ओवरऑल आप देखें तो वहाँ पे भी ऑल टाइम हाई ही इस वक़्त चल रहा है। सो हुआ क्या इस ऑल टाइम हाई की वजह से, इस करंट बुल रन की वजह से हमारी मार्केट में मतलब एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट, हेल्दी ट्रेडिंग जो है वो तो ठीक है, लेकिन अब जो है कि जो मैंने नोटिस किया है, लोगों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है। इस वक्त जो है लोग वो सारे ओवर कॉन्फिडेंट हुए हुए हैं। मेजोरिटी, सबकी बात नहीं कर रहा, सारे का वर्ड जो था वो सूटेबल नहीं था। आई वुड से दैट मेजोरिटी ऑफ द पीपल उनमें काफी ओवर कॉन्फिडेंस आ चुका है एंड दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग। व्हाई? क्योंकि अभी मैंने नोटिस किया कि कुछ लोग जो हैं वो इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से दूसरों को ये जो ग्रुप्स चल रहे हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप वगैरह जो भी हैं वो लोगों को ऐसे स्टॉक्स इन्वेस्ट करना मतलब ऐसे स्टॉक सजेस्ट करना शुरू हो गए जो आपके लिए हेल्दी नहीं है इन द लॉन्ग रन। देखें बुल मार्केट में जो है ना वो गधा घोड़ा सब साथ चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी इंडेक्स में कुछ ऊपर नीचे हुआ आपका कैपिटल जो है वो फंस जाएगा और यू विल बी स्टक फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। क्योंकि अभी मैं देख रहा था तो एक साहब जो थे उनका उनका कहना था कि योर मेन कंसर्न शुड बी द प्रॉफिट। अगर आपको पैसा मिल रहा है तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए वो पेनी स्टॉक से आ रहा है या कचरा स्टॉक से आ रहा है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग हैबिट। अगर ये सोच में आप पड़ गए कि बस आपको पैसा बनाना है किसी तरीके से, देन ट्रस्ट मी यू लूज योर कैपिटल। आपके पास जो पैसा लेकर जो आप आए हैं ना वो भी आपसे यहाँ पर चला जाएगा। एक और जगह मैंने देखा कि एक साहब तो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर ही उन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी कि म्यूचुअल फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स वैसे, उन्हें अभी जाके ख्याल आया एंड मतलब वो अपनी तारीफ बयान कर रहे थे। आई मीन बहुत अच्छी बात है कि आपने पहले लोगों को इन्वेस्ट कराना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी आप म्यूचुअल फंड्स को बुरा भरा भरा क्या बुरा भरा कहने लग गए हैं। डू यू इवन हैव एन आइडिया कि म्यूचुअल फंड्स का जो कैपिटल होता है वो उसकी अमाउंट क्या है? क्या वो एक ही स्टॉक में आपकी तरह डाल सकते हैं पैसा? अगर वो एक ही स्टॉक में सारा पैसा डाल दें, आप स्टॉक की प्राइस अगर आप देखें वो छत फाड़कर ऊपर निकल जाए। उन्हें काफी चीजें कंसीडर करनी होती है, उन्हें अपने क्लाइंट्स को ये प्रूफ करना पड़ता है कि आपका पैसा जो है वो हमारे पास सेफ है। वो उस तरह आंखें बंद करके एक जगह नहीं लगा सकते। उन्हें काफी जगहों पर अपना पैसा जो है उसे डाइवर्स करना पड़ता है। डाइवर्सिफिकेशन जो होती है मतलब अलग अलग जगहों पे अपना पैसा लगाना पड़ता है और वो एक साथ एक स्टॉक में लगा भी नहीं सकते कि आपकी मेरी तरह कि हमने देखा कि मूवमेंट आ गई एक स्टॉक में और हमने पैसा डाल दिया और मूवमेंट का एक पोर्शन हमने कैप्चर करके अपना प्रॉफिट वहां से निकाल लिया। That's why for an individual investor or a trader, it's very easy to beat the returns of a mutual fund. क्योंकि आप अपने सपोज आपने 60% अपना कैपिटल जो है वो एक या दो स्टॉक में लगा दिया और उन दो स्टॉक्स अगर वो दो स्टॉक्स चल पड़े तो आपको एक अच्छा खासा गेन वहां से मिल जाता है और आपके रिटर्न्स जो है वो म्यूचुअल फंड के हिसाब से काफी ऊपर चले जाते हैं। दैट्स व्हाई इट्स सेड कि आप इनिशियल अगर आप मतलब बिगनर है मार्केट में इन द इनिशियल फेजेस आप म्यूचुअल फंड में लगाएं पैसा। वहां से आप देखें कि वो कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो आपको उनकी मंथली रिपोर्ट से पता चल जाता है। उसके बाद जब आप सीख जाएं तो आप खुद इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर आप खुद इन्वेस्ट करेंगे तो आप बेटर एक रिटर्न हासिल कर सकते हैं कंपेयर टू द म्यूचुअल फंड्स। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको जाके ब्लेम करना स्टार्ट कर दें कि वो ऐसे तो वैसे। हर किसी की एक अपनी सिचुएशन होती है, उस हिसाब से आप इस मार्केट में जो है वो डील करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो उसके अलावा और मुझे क्या कहना था कि आजकल आप जिसकी भी जाके वीडियो देखेंगे तो हर किसी की प्रोडिक्शन 1,20,000 1,40,000 उससे नीचे तो कोई बात ही नहीं करता।
वो लोग भी जो 80-90 पर कह रहे थे कि इंडेक्स का जो है टॉप बनने वाला है और यहाँ से फिर इंडेक्स नीचे जाएगा, और सिर्फ हमारा इंडेक्स नहीं, वो इंटरनेशनल मार्केट की भी प्रेडिक्शन कर रहे थे। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे गुरु माशाल्लाह बैठे हुए हैं। तो आप देख लें इंटरनेशनल मार्केट कहाँ है, और अब हमारा पीएसएक्स जो है, हमारा केसी 100 इंडेक्स किस लेवल पर खड़ा हुआ है। इसीलिए इन चीजों में आपको नहीं पढ़ना है कि बॉटम किधर है, पीक किधर है, टॉप किधर बनेगा, कहाँ पे। ये चीजें जो है ना एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना, इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। एक बार आपका फ्लूक लग सकता है, एक बार आपका, दो बार आपका तुक्का लग सकता है, लेकिन उसके अलावा बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ये पॉसिबल नहीं है उनके लिए करना, और ना ही वो ये करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आई डोंट नो व्हाई कि हमारे यहाँ ये एक सेंटिमेंट है कि यू हैव टू बी द फर्स्ट वन। आई मीन यू फील प्राउड कि मैंने कहा था ये हुआ, या मैंने कहा था वो हुआ। कभी मैंने अपनी वीडियोस में इस तरह कभी नहीं कहा कि यहाँ टॉप बन सकता है या यहाँ से इंडेक्स गिर सकता है ना। जब तक इंडेक्स चल रहा है मैंने अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, और मेरे स्टॉक्स जब तक परफॉर्म कर रहे हैं, मैंने उनके फंडामेंटल्स जो देखे थे, वो फंडामेंटल्स अगर इंटैक्ट है, आई विल कैरी ऑन। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इंडेक्स किधर जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज है, मैंने कहा था तो आपने देखा रेजिस्टेंस टूट गई, मैंने कहा था तो आपने देखा कि सपोर्ट वहां से मिली प्राइस को, और फिलाना ढिमकाना। तो आपको इन चीजों से बचना है। देखिए, इन्वेस्टिंग जो है ना, ट्रेडिंग बहुत आसान है, बहुत आसान है। सिर्फ करना क्या है, आपको एक अच्छी चीज ढूंढनी है, और उसमें आपने अपना पैसा लगाना है, और आपने रिलैक्स करना है उसके बाद। जब तक आपकी जो कंडीशंस थी वो इंटैक्ट है, आप अपनी वो जो ट्रेड है उसको चलते रहने दें। जब आपकी कंडीशंस थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई, तब आप उससे बाहर निकल सकते हैं, और बहुत आसान है पता करना कि किस में लगाना है और किस चीज में आपने किस टाइम पर आपने एग्जिट करना है। मैंने अपनी एक वीडियो में डिस्कस किया था WWE करके, व्हाट, व्हेन एंड एग्जिट। सबसे पहला सवाल कब, आई मीन किस चीज में, व्हाट। दूसरा वेयर, कि किस टाइम पर आपको लगाना है, और एग्जिट आपने कब लेना है। ये तीन चीजें आपको पता है, दैट्स इट। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि रोज अगर कि अभी देखें आप पिछले दिनों से, ये कल की बात ले लें, कल जो इंडेक्स गिर गया था। अच्छा, नॉर्मली ये चीज खत्म हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह काफी टाइम के बाद, कि RSI 70 से ऊपर है तो ओवरबॉट हो गया है, बेच दें, ये करें, चलें, ये खत्म हो गया। क्योंकि RSI तो आप देखें कितने टाइम से 70, 80, 90 पर चल रहा था। तो ये चीजें अल्लाह अल्लाह करके इन्होंने कहना बंद कर दी। उसके बाद फिर दूसरी जो खतरनाक चीज वो क्या थी, जो ये लोगों को बेवकूफ बनाते थे, वो ये था कि आपका, अल्लाह भला करे, क्या कहते हैं उसे, जहन से मेरे निकल गया बिल्कुल, ये RSI के चक्कर में। हाँ, कि इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो आप खरीदें, इंडेक्स नीचे जैसे गिरने लगे तो आप बेच दें। तो ये कर करके कर करा के बंद हो गया था, और उन्होंने ये कहना शुरू किया कि आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करें। लेकिन देखें, जब आप ये ग्रुप चलाते हैं और आपको हर रोज अपडेट देनी होती है ना, कि आज इंडेक्स में रेड कैंडल क्यों बनी, आज उस स्टॉक में ग्रीन कैंडल क्यों बनी, आज ये डॉजी क्यों बनी, कि इसके पीछे ये न्यूज थी, वो न्यूज थी, ये आप एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता, एक महीना कर सकते हैं, रोज नहीं कर सकते। हर चीज की एक्सप्लेनेशन आप नहीं दे सकते। अब आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में प्राइस की जो फ्लक्चुएशंस होती है, इसकी मेन रीजंस क्या है। लेकिन हर फ्लक्चुएशन के पीछे आप एक रीजन अटैच करें, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो जब अभी कल जो मार्केट, हमने इंडेक्स को नीचे गिरते हुए देखा था, तो कल की अगर आप निकाल के देख लें, ये जो वीडियोस वगैरह जो आती हैं, हमारी जो एनालिस्ट हैं, तो उनमें आपको कोई ना कोई रीजन देता हुआ मिलेगा कि इंडेक्स गिर गया था और हमने पहले ग्रुप में कह दिया इस लेवल पे बेच देना, सारे बाहर निकल जाओ सारे स्टॉक से। और आज देखें, दोबारा इंडेक्स ऊपर चला गया, तकरीबन कितने, 1900 पॉइंट्स ऊपर चला गया आज इंडेक्स। तो आपको कल के लेवल्स पे अगर आपने बेच दिया था, क्या आपको एंट्री मिलेगी? रियलिस्टिकली बात की जाए तो ये इम्पॉसिबल है कि आप एग्जैक्टली एक डिप पकड़ लें और वहां से खरीद लें, और एग्जैक्टली एक टॉप पर जाकर आप बेच दें। इट्स इम्पॉसिबल। ये कहना बहुत आसान होता है कि आज जो है प्रॉफिट टेकिंग कर लो, कल हम डिप पे दोबारा बाय कर लेंगे। ये रोज रोज नहीं हो सकता इस तरह। खैर, तो आगे चलते हैं। दूसरा क्या था कि देखें, अभी ये जो इतना ओवर कॉन्फिडेंस जो आया हुआ है ना, कि इसकी वजह ये है, लोगों को एग्जैक्टली नॉलेज नहीं है इन चीजों की, कि स्टॉक मार्केट जो है वो किस तरह फंक्शन करती है। नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मुझे सारी नॉलेज है, नहीं। जो थोड़ा बहुत पढ़कर, जो थोड़ा बहुत लेक्चर सुनकर मुझे जो आइडिया हुआ है, उसमें यही है कि स्टॉक मार्केट जो है वो, चाहे इन्फ्लेशन का टाइम हो या डिफ्लेशन का टाइम हो, स्टॉक मार्केट बाकी सारी एसेट क्लास से आपको ज्यादा रिटर्न देती है। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप अपना पूरा कैपिटल स्टॉक मार्केट में लगा दें और हर वक्त आप यहां पर इन्वेस्टेड रहें। नहीं, आप अब जाकर देख लें कि वॉरेन बुफेट के बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्होंने काफी अपना जो कैपिटल है वो उस वक्त उनके पास कैश में पड़ा हुआ है।
उसकी रीजन क्या है। अगर स्टॉक मार्केट में हर वक्त आपको पैसा बनता, हर टाइम पर अगर पैसा बनता, तो कोई भी मतलब हर स्टॉक में आप पैसा लगा दें, जिस स्टॉक में भी आप पैसा लगा दें आपका पैसा बनेगा वहां पर। तो अगर इस तरह होता तो ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो कभी फिर कोई अपना स्टॉक बेचते नहीं। लेकिन हम बात करते हैं मनीष पबराई की, बिल एकमैन की और बाकी सब की। लेकिन आप जाके उनके पोर्टफोलियोज को देखें, अगर वो कुछ खरीदते हैं तो प्राइस ऊपर जाने के बाद वो उसे बेचते भी हैं, और जब प्राइस नीचे जाती है तो थोड़ी क्वांटिटी वो कैरी करके उसके बाद वापस उसमें वो बाइंग इन जरूर करते हैं। तो आपने बेचना भी है, ये नहीं आप एक स्टॉक लेके आप बैठ गए। खैर, बात कहां से कहां निकल गई। हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की और स्टॉक मार्केट की। तो इन्फ्लेशन में देखें स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न है वो कैसे बेहतर होता है। पहले डिफ्लेशन की बात करते हैं। जब प्राइसेस गिर रही होती हैं तो स्टॉक मार्केट में आपको कैसे अच्छा रिटर्न मिलता है कंपेयर टू अदर फिक्स्ड एसेट्स जो आपको एक फिक्स्ड रिटर्न देते हैं। वो फिक्स रिटर्न जो देते हैं उनका वो जो रिटर्न जो है वो तो फिक्स रहता है। और जब प्राइसेस गिर रही होती हैं तो आप बोलेंगे कि कंपनीज जो है उन्हें अपनी प्रोडक्ट की प्राइस गिरानी होती है, तो इनका रिटर्न जो है वो कैसे वो बढ़ता है। तो देखिए इनका जो प्रॉफिट होता है ना, जो कंपनीज जो होती हैं, ये अपने प्रॉफिट का सारा हिस्सा अपने जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनमें सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। वो कुछ डिविडेंड देके कुछ जो है उसे री इन्वेस्ट करती हैं। तो ये जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है ना, इसकी वजह से स्टॉक मार्केट में जो आपकी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट जो है डिफ्लेशन के टाइम पर वो आपको ज्यादा रिटर्न देती है कंपेयर टू द फिक्स्ड एसेट्स। ठीक। देखिए ये टॉपिक मैं आपको सिंप्लीफाई करके इस वक्त समझा रहा हूँ, और इनके ऊपर अगर कि और वीडियोस बनाई जाए तो ये डिटेल, हर एक टॉपिक के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनेगी। खैर, अब आ जाते हैं इन्फ्लेशन की तरफ। इन्फ्लेशन के टाइम पर स्टॉक मार्केट क्यों बेहतर है कंपेयर टू फिक्स एसेट्स। क्योंकि मैं कुछ दिनों से वीडियोस देख रहा था जो वहां पर लोग डिस्कस कर रहे हैं ये जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट था और उनके रिटर्न हमने इतने मिल गए उतने मिल गए। देखें, इन्फ्लेशन जब होती है ना तो ये फिक्स एसेट्स जो है इनके रिटर्न्स अगेन फिक्स्ड रहते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, थोड़े से रेट जो है वो बढ़ जाते हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ते जिस हिसाब से ये इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है। अब स्टॉक मार्केट बेहतर कैसे होती है इन्फ्लेशन के टाइम पे। फिक्स एसेट जो है वो तो उनके रिटर्न्स फिक्स हैं, लेकिन कंपनीज जो होती हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, वो अपने आप को हेज कैसे करती हैं, वो अपनी प्राइसेस बढ़ाकर अपने प्रोडक्ट्स की। तो इस तरह प्रोडक्ट की वो जब प्राइस बढ़ाते हैं तो उनके मार्जिन जो है वो मेंटेन होते हैं प्रॉफिट के, या तो वो मेंटेन होते हैं या वो बढ़ जाते हैं। और उनको आप देखेंगे ये नहीं होगा कि इन्फ्लेशन हो रही है तो कोई कंपनी नुकसान में चली जाए। वो कंपनीज को आता है कि अपने मार्जिन को हमें कैसे मेंटेन करना है। तो इसीलिए इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो, स्टॉक मार्केट इज, I would say that it's it's a very nice place. I mean, it's the better place compared to the other asset classes to invest your money. ठीक। होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब आप बोलेंगे कि अगर ऐसा है तो जब पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ रही थी तो स्टॉक मार्केट की जो प्राइसेस थी वो क्यों नहीं ऊपर गई। जो स्टॉक्स थे उनकी प्राइसेस क्यों कंसोलिडेशन में थी या नीचे गिर रही थी हमारी मार्केट, या मार्केट हमारी क्यों कंसोलिडेशन में थी। तो देखें, स्टॉक मार्केट के अंदर ना दो चीजें हैं जो प्राइस को मूव करती हैं। एक, वैल्यू, which is the most important one, and the second one is sentiment। ये जो अब आप देख रहे हैं ना कि हर चीज की प्राइस ऊपर जा रही है, कोई कचरा से कचरा स्टॉक भी उठा लें कि जिसके फंडामेंटल्स कुछ है ही नहीं, लेकिन उसकी प्राइस भी ऊपर जा रही है। कैसे? क्यों? सेंटिमेंट इस वक्त जो मार्केट में बना हुआ है ना, वो पॉजिटिव सेंटिमेंट है। मतलब लोग बस पॉजिटिव ग्रीड की तरफ इस वक्त भाग रहे हैं, हर कोई जो है वो ग्रीड की तरफ भाग रहा है। तो इसीलिए हर कचरा स्टॉक की प्राइस भी आप देखेंगे वो ऊपर जा रही है। कभी 4%, कभी 5%, वो गिरते भी हैं। What you have to be careful about, अगर कि किसी स्टॉक के पीछे कोई वैल्यू नहीं है तो उसकी प्राइस जो है वो फॉर द टाइम बिंग ऊपर जाएगी, लेकिन इवेंचुअली द मार्केट इज ऑलवेज राइट। मार्केट जो है, आई मीन इसके पीछे भी डिस्कशन की जा सकती है कि ये फ्रेज जो है ये कितनी एक्यूरेट है या नहीं, लेकिन मार्केट जो है वो एक टाइम पर रियलाइज कर जाती है कि कौन सी स्टॉक की वैल्यू कितनी है, और इवेंचुअली प्राइस जो है वो उसकी वैल्यू की तरफ जरूर जाती है। तो अगर अभी सेंटिमेंट बना हुआ है और कचरे स्टॉक्स की प्राइस भी ऊपर जा रही है, बाद में जब रियलाइजेशन होगी मार्केट में तो वो जो प्राइस जो है वो अपनी वैल्यू पर वापस आएगी। और इसी तरह अगर आप किसी फंडामेंटली अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं, तो जब मार्केट उस स्टॉक की प्राइस को रियलाइज करेगी कि इसकी प्राइस यहाँ है लेकिन इसकी वैल्यू इतनी ऊपर है, तो प्राइस लाजिम जाएगी उस वैल्यू पर। तो ये चीज अगर कि ये रूल आपने याद रख लिया ना, तो ट्रस्ट मी, यू वोंट फेस लॉस इन द स्टॉक मार्केट।
कि आप जब इन्वेस्ट करें तो आप वैल्यू देख के इन्वेस्ट करें कि जिस स्टॉक में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं इसकी वैल्यू कहां पर है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको इस चीज को जरूर देखना चाहिए। और फिलहाल जो है हमारी मार्केट में जो कंडीशन चल रही है वो फुल सेंटिमेंट्स के ऊपर है, और दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप अपना पैसा लगाएं तो ऐसे स्टॉक्स में लगाएं कि कल को खुदा ना खास्ता अगर इंडेक्स नीचे आ भी जाता है तो आपके स्टॉक की वैल्यू हो, ताकि बाद में गिरने के बाद जब आपके स्टॉक की वैल्यू की रियलाइजेशन होगी तो जो प्राइस है वो वापस अपनी वैल्यू पर चली जाएगी एंड यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड विथ योर इन्वेस्टमेंट। तो ये चीज हमें लेके आ जाती है हमारी कोर्ट के ऊपर, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था। ये जो इतने सारे ये जो ग्रुप्स वगैरह जो हैं, ये जो आपको प्राइस के ऊपर रोज बता रहे हैं कि अभी इसकी प्राइस यहाँ है, रेजिस्टेंस यहाँ, तो ये यहाँ, तो फलाना तो ढिमकाना, ये सारी स्पेकुलेशंस हैं। क्योंकि एक स्पेकुलेटर जो है, जैसे मैंने शुरू में कहा, वो कोट था कि उसे प्राइस का, हर स्टॉक की प्राइस का उसे पता होगा कि वो कहाँ चल रहा है, लो क्या है, हाई क्या है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट किधर है, पिवट किधर है, लेकिन उसे वैल्यू का अंदाजा नहीं होगा। तो जिस दिन इंडेक्स, एक दिन भी इंडेक्स थोड़ा सा नेगेटिव होगा, वो आपसे कहेगा कि अपने सारे स्टॉक्स बेच दो। अब हो सकता है आपकी जो पोर्टफोलियो था उसमें एक ऐसा स्टॉक था जिसकी वैल्यू कहीं ऊपर है, कहीं गुना ज्यादा ऊपर है, लेकिन वो आपसे वो स्टॉक्स भी बिकवा देगा और फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे। नेक्स्ट टाइम आप जब देखेंगे आपको मौका नहीं मिलेगा उसमें एंट्री का। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आखिरी चीज जिसके साथ मैं इस डिस्कशन को एंड करना चाहूंगा और उसके बाद हम चार्ट्स के ऊपर जाएंगे, वो ये है कि आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है उसे अपने हमेशा अपने दिमाग में रखना है। जो मैंने बात की ना कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं, चाहे उनके पास अच्छे स्टॉक्स भी हों, लेकिन एक टाइम के बाद वो उसमें थोड़ी सी सेलिंग करते हैं जरूर। वो इसीलिए कि उन्हें जब अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी और स्टॉक में, तो वो अपना पैसा निकाल के यहां से उस स्टॉक की तरफ जाते हैं कि वहां उन्हें रिटर्न और अच्छा मिल सकता है, या उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है लेकिन उन्हें ये लगता है कि हाँ अपॉर्चुनिटी आने वाली है, उसके लिए हमें रेडी रहना है, तो वो अपना पैसा निकाल के थोड़ा सा कैश में जरूर रखते हैं। इस चीज का ख्याल आपने जरूर करना है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा अपने दिमाग में रखें। दूसरी चीज जो है वो इन्वेस्ट करते हुए अपना पैसा, आप ट्रेड भी कर रहे हैं ना, आप एक स्टॉक की वैल्यू देखें कि अगर उसकी वैल्यू ऊपर है तो अगर आप उसमें एक स्विंग ट्रेड भी लेंगे, एक पोजिशनल ट्रेड भी लेंगे ना, तो आपको एक लेट्स से कि एक कॉन्फिडेंस होगा आपको ट्रेड करते हुए कि हाँ इसके ऊपर जाने की चांसेस जरूर हैं और ये जरूर जाएगा, आज नहीं तो कल जरूर जाएगा। फिर आपको डर नहीं लगा रहेगा कि हर एक रेड कैंडल के बाद आपकी सांसें रुक जाएंगी, आपके दिल की धड़कन रुक जाए, इस तरह नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई ट्रेडिंग को अपने लिए आसान बनाए, एंड इट इज वेरी इजी। इट्स जस्ट आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है, अपने आप को आपको उस लेवल पर लेकर जाना पड़ता है कि आप जब भी कोई ट्रेड लें तो उसके पीछे कोई रीजन हो, और वो रीजन सिर्फ ये नहीं है कि किसी ने ग्रुप में कह लिया कि इस स्टॉक को खरीद लो या इस स्टॉक को बेच लो। आई होप कि आपको कुछ सीखने के लिए मिला। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, वहां हम जाके किसी 100 इंडेक्स के चार्ट को देखेंगे और जो हमारी पिछली ट्रेड्स थी थोड़ा सा हम उनके ऊपर भी नजर दौड़ाएंगे और देखेंगे कि हमारे जो स्टॉक्स हैं वो किस लेवल पर खड़े हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन। Welcome to the second session, and in this session we'll be going through our index, which is KC 100 index, and after that we'll look at the charts for the index itself and few of the stocks that we discussed in our previous videos. But before we move ahead, let me just clarify that I don't have anything against any of those people running those buy and sell groups. देखिए, मुझे उनसे कोई, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप बोलेंगे कि ये बंदा उनके पीछे ही पड़ गया, लेकिन बस ये है कि मेरा मकसद जो है ये वीडियोस बनाने का वो यही है कि मैं आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, और अगर मेरी वजह से किसी को कोई नॉलेज मिल सके या किसी का पैसा जो है वो बच जाए, तो दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। ये जो ग्रुप्स हैं, देखें यहाँ पर आपको बाय एंड सेल कॉल्स दी जाती हैं, और जो कॉल चल गई गुड इनफ, जो कॉल नहीं चल गई उसका ब्लेम आपके ऊपर ही डाला जाता है कि आपने जो है वो हमारी कॉल जो थी वो फॉलो नहीं की, या हमने पहले ही बता दिया था, या इस तरह था या उस तरह था। और बाहर यहाँ तक भी मैंने कहते हुए सुना है, ग्रुप्स चलाने के बावजूद वो आपसे बाद में ये कहते हैं कि अगर कोई ट्रेड ऊपर नीचे हो जाए कि आप ग्रुप्स में तो है लेकिन आपको फिर भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज होनी चाहिए तो फिर बंदा ग्रुप में क्यों जाएगा? तो दैट्स व्हाई द बेटर ऑप्शन इज टू स्पेंड योर मनी टू लर्न। आपको कोई कोर्स मिलता है जो आपको बंदा क्रेडिबल लगता है, आप जाएं उससे कोर्स लें, और अगर वो कोर्स के लिए पैसे लेता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। कोई अगर आपको अपना टाइम दे रहा है और अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा है, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, जाएं सीखें। और इस तरह के हैं, पीएसएक्स में हमारे बहुत सारे इस तरह के लोग हैं
जो अच्छे कोर्सेज इस तरह बेच रहे हैं, आई मीन उनके कोर्सेज जो हैं उनसे आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। लेकिन सिर्फ ये मत देखें कि कोई अपना प्रॉफिट एंड लॉस अगर पोस्ट कर रहा है ट्विटर पर या यूट्यूब पर दिखा के आज मैंने इतना बना लिया तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन करें। इन चीज़ों में मत आए और अपनी रिसर्च करें, उनको फॉलो करें और उनकी जो ट्रेड्स हैं उनको चेक करें। उसके बाद आप अंदाज़ा लगाएं, आई मीन डिसाइड करें कि आपने क्या करना है। और मेरा मकसद देखें ये सब बताने का आपको कतन ये नहीं है कि मैं किसी की बुराई करूं, और ना ही मेरा मकसद ये है कि व्यूज मुझे मिले। मैंने अपनी किसी वीडियो में आज तक नहीं किया कि आप चैनल सब्सक्राइब करें या लाइक करें या दिस एंड दैट। और ना ही मेरा देखें, ना ही मैं रोज ये वीडियोस पोस्ट करता हूं कि मुझे व्यूज आए या वो जो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो काफी लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंचे। जब मुझे लगता है कि वीडियो बनाने की जरूरत है कि मैं कुछ आप लोगों को दे सकता हूँ तो मैं उस दिन वीडियो बनाता हूँ, ना कि इसलिए कि मेरा कोई कोर्स है या कोई ग्रुप है, और ना ही मुझे व्यूज की जरूरत है कि अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। आई एम गुड इनफ द वे आई एम राइट नाउ। एनीवेज, मूविंग ऑन, तो केसी 100 इंडेक्स जो है वो हमने देखा कि आज उसने 1900 पॉइंट्स ऐड किए एंड राइट नाउ इट स्टैंड्स एट 1,10,810 पॉइंट्स। There's nothing much in this section, और टॉप कंट्रीब्यूटर्स जो हैं वो यहाँ आप देख सकते हैं एंड काफी बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पर। लेट्स गो टू द चार्ट एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव ओवर देयर। अगेन द सेम थिंग, चार्ट्स जो है वो चार्ट में भी अगर आप आए तो कंटिन्यूसली हमें एक अप ट्रेंड नजर आ रहा है। यहाँ हमने बीच में थोड़ी सी कंसोलिडेशन देखी थी और जो हमारे फिबोनाची के जो लेवल्स थे उन्हें रिस्पेक्ट भी किया था इंडेक्स ने, बट नाउ मेरे ख्याल से अभी हम अगर कि जाके मैक्सिमम जो लेवल्स अवेलेबल हैं वो भी मैं लगा लूं तो चार्ट जो है वो उनसे ऊपर निकल चुका है इस वक्त। तो चार्ट को जो है वो इंडेक्स का जो चार्ट आप देख रहे हैं इसे जस्ट चलने दें द वे इट इज, और आपने जो फोकस करना है वो अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना है। और जब यहाँ कोई पैटर्न या कुछ इस तरह की कोई मूवमेंट बनेगी देन आई विल लेट यू गाइस नो अबाउट इट। फॉर द टाइम बीइंग आई हैव नथिंग टू डिस्कस, और मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है कि मुझे यहाँ पर अभी फिर कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ से इंडेक्स जो है वो और ऊपर जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, या यहाँ से साइडवेज जाएगा या यहाँ से नीचे आएगा। I have no idea about it, so that's why I'm not going to discuss it much with you guys. And let's look at the few stocks that we discussed in our previous videos so that you'll have an idea कि उन stocks ने किस तरह perform किया है। वो कोई buy and sell call नहीं थी, it was just my analysis which I was sharing with you guys। जो मेरी fundamental research थी, जो technical थोड़ी सी research थी, जो मैंने आप सबके साथ share की थी, तो देखते हैं उसके ऊपर तो जो हमारे stocks हैं उन्होंने किस तरह perform किया। The first stock was ATLH, एटलस होंडा। और असल में ये जो मार्किंग्स मैंने किए हैं ये इनिशियल प्राइस थी जिस पर मैंने ये स्टॉक आप लोग के साथ डिस्कस किया था, और ये उसकी परसेंटेज है। लेकिन ये परसेंटेज जो मैंने निकाली कल की जो वैल्यूज थी उसके ऊपर निकाली। असल में ये वीडियो मुझे कल बनानी थी लेकिन मैं वीडियो को कंप्लीट नहीं कर सका, सो दैट्स व्हाई ये परसेंटेज जो है हो सकता है कल के हिसाब से आज थोड़ी सी डिफरेंट हो। तो अगर आप कैलकुलेट करें तो आप ये मत सोचें कि इस बंदे ने गलत परसेंटेज लिखी है, ये कल की प्राइस पर जो परसेंटेजेस मैंने निकाली थी। तो ये स्टॉक जो था एटलस होंडा लिमिटेड हमने डिस्कस किया था जब इसकी प्राइस 663 पर थी, और इसके बाद आज ये खड़ा हुआ है 884 पर। तो ऑलमोस्ट अगर आपने उस टाइम पर इसमें इन्वेस्ट किया होता सो यू वुड हैव मेड 30%। 30% आप इसमें गेन कर चुके होते। और ये कोई इतनी पुरानी जो डिस्कशंस नहीं है हमारी, जो मेरी मेरे ख्याल से जो लास्ट सबसे जो अर्लीस्ट वीडियो जो थी मेरी वो सितंबर में शायद आई थी। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, सो 2.5 से 3 महीने लगा लें। तो 3 महीने में आपने इतना गेन कर लिया होता एटलस होंडा में। उसके बाद हमने डिस्कस किया था एक्साइड, और एक्साइड में भी हमने कहा था 861 पे मैंने आपसे ये स्टॉक डिस्कस किया था एंड द प्राइस इज ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। और ये मैंने आपसे कहा था कि एक कप एंड हैंडल पैटर्न है और उसका स्टॉप लॉस जो था वो इस लाइन पर था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। और डिस्कस करते वक्त मेरे ख्याल से मैंने इस कैंडल के हाई पर बाय करने का कहा था, लेकिन एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। लेकिन वो लेवल जो था 861 का था इनिशियल स्टॉप लॉस ये। अगर मैंने कहा आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए रखना चाहते हैं, मतलब आप स्ट्रेंथ है आप में अपने स्टॉप लॉस को एक्सटेंड करने की, तो दिस शुड बी योर स्टॉप लॉस।
अगर आप देखें तो ये जो डब्ल्यू हमारा जो बन रहा था यहाँ पर डबल बॉटम, तो उसका ये जो था नेकलाइन थी, तो यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस हो सकता था। एनीवेज मूविंग ऑन। सो एक साइड में हमें कुछ नहीं मिला, एटलस ने हमें 30% दिया, और उसके बाद हमने सेजयू को भी डिस्कस किया था। सेजयू की जो कहाँ चला गया, सेजयू की मैंने मार्किंग नहीं की है, सो बट इफ आई रिमेंबर करेक्टली इट वाज अराउंड 100 एंड 1002 का लेवल था जिस पर हमने इसे डिस्कस किया था। और ये रीजन मैंने मार्क किया था कि यहाँ पर ये गैप थ्योरी के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने 1002 पे से लिया होता तो इसने भी आपको ऑलमोस्ट 15 to 20% जो था वो गेन दे दिया था एज इट वेंट ऑल द वे अप टू 1200। सेजयू के बाद हम देखेंगे MTL। MTL जो हमने डिस्कस किया था एट दैट टाइम द स्टॉक वाज एट 595, और कल के लेवल पे देखा जाए तो आज इसमें कल के लेवल जो था इसका कल इसकी क्लोजिंग थी अराउंड 644, तो 644 के हिसाब से इसमें आपने 8% का गेन आपको मिला होता अगर उस टाइम जब हमने इसे डिस्कस किया था उस टाइम अगर आपने इसमें एंट्री बनाई होती तो। MTL के बाद हमने डिस्कस किया था लक, और लक जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था वो 842.68 पर, और अगर आपने कल तक इसमें आपने अपना ट्रेड कैरी किया होता तो आप इसमें बना चुके होते 42.6%, और इसमें अभी भी बहुत रूम बाकी है। इसमें अभी भी बहुत रूम बाकी है, अगर आप इसमें इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो ये आपको अच्छा खासा गेन दे सकता है। लक के बाद वी आल्सो डिस्कस्ड लकी कोर इंडस्ट्रीज। लकी कोर इंडस्ट्रीज हमने ओह, तो आई गेस सेजयू का जो लेवल था वो डिफरेंट था। ये 1002 जो है ये हमने लकी कोर को डिस्कस किया था। तो सेजयू का आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि हमने उसे किस लेवल पे डिस्कस किया था और उसमें कितना गेन है। तो लकी कोर को हमने डिस्कस किया था अराउंड 1002 पर, और इसमें अगर आप कल तक आपकी ट्रेड अगर इंटैक्ट रहती तो आप 13% इसमें भी गेन कर चुके होते। देखिए एग्जैक्ट नंबर्स हो सकता है थोड़े से आगे पीछे हो जाए, अगर आपने कंफर्म देखना है कि क्या लेवल्स थे और किन प्राइजेस पर हमने डिस्कस किया था, यू कैन रेफर बैक टू द ओल्ड वीडियोस। दिस इज जस्ट अ रफ एस्टिमेशन। और लकी कोड के बाद हमने एंग्रो भी डिस्कस किया था एक वीडियो में। एंग्रो हमने डिस्कस किया था 330 पर, और कल की जो इसके लेवल्स थे कल की क्लोजिंग के हिसाब से इसमें आपने 24% का गेन किया होता अगर आपने इसमें एंट्री ली होती तो। वंस अगेन कोई बाय एंड सेल कॉल नहीं थी, जस्ट माय डिस्कशन थी एक जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, आई मीन जो मेरा एनालिसिस था। उसके बाद था मुगल। मुगल हमने 83 पे डिस्कस किया था एंड इट्स स्टिल एट 81, सो इसमें कोई मूवमेंट नहीं आई है। मुगल के बाद हमने डिस्कस किया था हाइनून को। हाइनून को देखा जाए तो हाइनून हमने डिस्कस किया था 724 पर एंड इट्स एट 927 राइट नाउ, सो यू वुड हैव मेड 30% इफ यू हैड इन्वेस्टेड इन हाइनून। हाइनून के बाद हमने फातिमा डिस्कस किया था, एंड फातिमा जो है हमने डिस्कस किया जिस टाइम पर इट वाज एट 61.97। अब देखें ये सारे स्टॉक्स जो हैं इनमें मेरी इन्वेस्टमेंट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, सो ये वंस अगेन कोई बाय एंड सेल कॉल नहीं है। लेकिन जस्ट टू क्लैरिफाई मैं आपसे अगर कहूँ तो फातिमा में मेरी इन्वेस्टमेंट है। तो फातिमा 61 पे डिस्कस किया था, और अगर आपने इसे कैरी किया होता उस ट्रेड को अंटिल टुडे यू वुड हैव मेड अराउंड 24%। फातिमा के बाद शिफा, और शिफा को देखा जाए तो हमने इसे डिस्कस किया था 184 पर, और नाउ इट्स स्टैंडिंग एट 397, और ये हाई जो लगा चुका है ऑलमोस्ट 400 से ऊपर का हाई ये लगा चुका है 420 तक। तो ओके एग्जैक्ट हाई अगर मैं आपको बताऊँ तो 425 है, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे फिर इसे हाई देखना नहीं आता है, तो अगर एग्जैक्ट हाई आपने देखना है तो 425 का ये हाई लगा चुका है। तो 184 से कल की क्लोजिंग को अगर आप देखें तो इसने 116% का रिटर्न दिया है। तो आपने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स वेर अबव 20, और कुछ में हमने उससे भी ज्यादा देखा 30-40 का भी, और शिफा में आपको 100% का रिटर्न मिल चुका है विद इन 2.5 to 3 मंथ्स। अब आप जाके फिक्स एसेट से अगर आप कंपेयर करें तो कौन सा फिक्स एसेट है जिसने आपको डबल या 30% गेन दिया विद इन 3 मंथ्स। आपको एनुअल बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा 17 to 20% का गेन मिलेगा, वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो आई डोंट नो एग्जैक्ट रेट्स उसके क्या है करंट, लेकिन चलें 20% भी लगा लें।
वो 20% भी आपको 1 साल के बाद मिलेंगे, लेकिन आपको स्टॉक मार्केट में 20% जो है विद इन फ्यू मंथ्स आपको मिल चुके हैं। तो that's it, I guess, from this video, and I hope that you got to learn something and this video was helpful. And if you do find it helpful, then my only request is कि दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखें, and I'll see you in my next video. Until then, Allah Hafiz.